पार्ट 3 पेशकश मीरे कारवान। हम चलते हैं, मैंने कहा। तुम चंद मिनट यहीं रुको, हमारे बाद खोली से निकलना ताकि तुम्हें कोई हमारे साथ देख न सके। जो आ गया सरकार, भगत ने कहा और आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। तारीख गलियों से होते हुए बाजार में हम उस जगह पहुंच गए जहां हमारी जीप खड़ी थी। उस वक्त 11:30 बज रहे थे, लेकिन बाजार की रौनक में कोई फर्क नहीं आया था। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही ठाकुर ने सीट संभाल ली थी। हम अजमेरी गेट से निकलकर करीम आई रोड पर आ गए। मेरा ख्याल था कि ठाकुर अपने होटल या भवानी सिंह मार्ग वाली हवेली की तरफ जाएगा, मगर उसने जीप का रुख आगरा मार्ग की तरफ मोड़ा तो मैं समझ गया कि वो कहाँ जा रहा है। आधे घंटे के बाद हम टीले वाली हवेली में पहुंच गए। जानकी वगैरह जाग रही थी। वो तीनों रूपमती वाले कमरे में बेड पर आड़ी तिरछी लेटी बातें कर रही थी। मैं कमरे में झांक कर वापस आ गया और वो भी कमरे से निकलकर हॉल में आ गई। कुछ कामयाबी हुई? रूपमती ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। हाँ, एक सुराग तो मिला है, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। लेकिन सही सूरत हाल कल रात को ही सामने आएगी। क्या मतलब? रूपमती ने मुझे घूरा। मतलब ये कि एक आदमी का पता चला है जो रामू की तलाश में हमारी सहायता करने को तैयार है, मैंने कहा और फिर से भगत से मुलाकात की तफसील बताने लगा। जानकी और बमला भी गौर से हमारी बातें सुन रही थी। कल हम करण को तलाश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि कल ही रामू की गर्दन पर हाथ डाल देंगे। तुम लोग बातें करो, मुझे नींद आ रही है, मैं तो चला। ठाकर ये कहते हुए एक झटके से उठ गया। मैं समझा वो दूसरी हवेली जाने की बात कर रहा है, लेकिन उसे अपने बेडरूम की तरफ जाते देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। ठाकर के जाने के बाद वो तीनों भी फैल कर बैठ गईं। मैं सोफे पर कुछ बेआरामी सी महसूस कर रहा था, इसलिए कालीन पर बैठकर टांगे आगे फैलाकर सोफे से टेक लगा ली। वो तीनों भी कालीन पर आ गईं। मुंदरी, रूपमती ने मुंदरी को आवाज दी, चाय बनाकर लाओ। अंदर सभा जमी है। जानकी मेरी तरफ देख के मुस्कुरा दी। रूपमती ने ठीक कहा था, ये इंद्र सभा ही थी। मैं राजा इंद्र बना बैठा था और दुनिया की 3 हसीन तरीन औरतें मेरे सामने बैठी हुई थीं। लेकिन मैं राजा इंद्र होते हुए भी राजा इंद्र नहीं था। मेरी फितरत उससे बहुत मुख्तलिफ थी। मैं अयाश नहीं था। जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आए थे। कई हसीन लड़कियां मेरी जिंदगी में आई थीं और हवा के खुशगवार झोंके की तरह निकल गई थीं। मैंने किसी की तरफ इन नजरों से नहीं देखा था जो मेरे हवस का निशाना बन सकती हूँ। एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा मैं बहका था। मुझे गोल्डन ट्रायंगल के उस गार में सोनिया के साथ गुजरने वाली वो रात अब भी याद थी जब सोनिया ने मुझे जेर कराया था, और मैं आज तक अपने आप से शर्मिंदा था। जानकी कई बरसों से मेरे साथ थी। कई मर्तबा उसने मुझे घेरने की कोशिश की थी, अपने हुस्न के चमत्कार दिखाए थे, मगर मैं हर मर्तबा अपना आप बचाता रहा था। और अब तो मुझे अक्सर वो साधु कह के पुकारा करती थी। यहाँ रूपमती भी थी। उसने भी इस पहाड़ को सर करने की कोशिश भी की थी, मगर संगलाह चट्टानों से सर टकरा कर रह गई थी। मेरे सामने बैठी हुई ये वही रूपमती थी जो 11 लाख की आबादी वाले इस गुलाबी शहर में सेक्स की देवी के नाम से मशहूर थी। उसने अपने आप को इतना गिरा लिया था कि होटलों के वेटर और सड़क चाप 3rd रेट गुंडे भी उसके हुस्न शादाब से फैज़याब होने की उम्मीदें लगाए बैठे थे। वो भूल गई थी कि वो एक राजकुमारी है। उसका ताल्लुक एक इज्जतदार और मोअज़्ज़ज़ घराने से है। मुझे भी वो गुलामों की मंडी से इसलिए खरीद कर लाई थी कि मुझसे अपनी हवस की भड़कती हुई आग को ठंडा कर सके। इस मकसद के लिए रवायती हरबों में नाकाम होने के बाद उसने नशा आवर मशरूब मुझे पिलाकर मुझे जेर करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसे इसमें भी नाकामी हुई थी और अपनी उस गलती का खमियाजा उसे इस तरह से भुगतना पड़ा कि उसके दुश्मनों को वार करने का मौका मिल गया। मुझे वो रात भी याद थी जब शराब के नशे में मदहोश रूपमती ने एक बार मुझ पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी।
और उस रात उसके रुखसार पर पड़ने वाला मेरा थप्पड़ ही उसे होश में ले आया था। और ये वही रूपमती थी जो मेरी पहली आका थी और अब मेरी गुलाम बन गई थी। मैंने इसे जिल्लत और रसवाई की दलदल से निकाला था और उसके लिए तो उसका पुराना दोस्त ठाकुर भानोद सिंह भी मेरा शुक्रगुजार था, जो कुछ अर्से पहले उसकी तरफ से मायूस हो चुका था और उसने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। उसके बाद हालात कुछ ऐसा रुख इख्तियार करते चले गए कि हम तागूती कुव्वतों के चक्कर में फंस कर रह गए और फिर राम बातिल कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए हम एक इकाई बन गए थे। मेरी वजह से यहाँ कत्लो गारत शुरू हुई थी। रूपमती के और ठाकर के नए नए दुश्मन पैदा हो रहे थे। ठाकर का मुंह भोला भाई डॉक्टर श्याम सुंदर, जो उसे सगे भाई की तरह प्यारा था, बेदर्दी से मारा गया था। मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो बहुत सी बातें याद आ जाती हैं। वो चेहरे मेरी नजरों के सामने घूम जाते हैं जिन्होंने मेरी खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी। थाई वांग, चाचा प्रताप सिंह, मास्टर फोकट, कांग, रामन प्रसाद, पामीला, मास्टर फुफांग और न जाने कौन कौन। किस किस को याद करूं, किस किस का रोना लेकर आंसू बहाऊं। मुमकिन है मेरी सरगुज़श्त के कुछ हिस्से बाज पड़ने वालों को गिरा गुजरे, लेकिन जिन लोगों ने मेरी तरह मुसीबतें उठाई हैं, दुख झेले हैं, मुझ जैसे नागुफ्ताबा हालात का शिकार रहे हैं, उन्हें मेरे दर्द और कर्ब का एहसास जरूर होगा। मेरा दर्द, मेरा दुख, मेरा कर्ब, मेरी गर्दिशें और मेरे मसाइब ऐसे नहीं कि कोई आम आदमी इनका तसव्वुर भी कर सके। एक के बाद एक हादसा, ये के बाद दीगरे इम्तिहान और आजमाइशों का ना खत्म होने वाला सिलसिला। मेरे अंदर शिकस्त और रेत के ये मरहले अहले दिल ही ने महसूस कर सकते हैं। मेरी ये दास्तान पढ़कर इन्हीं लोगों की आंखों में आंसू टपके होंगे जो कभी खुद ऐसे अलगनाक हादसा से दो चार रह चुके हों। 11 साल का एक मासूम बच्चा जिसकी नजरों के सामने उसके माँ बाप को बड़ी बेदर्दी से ज़बह कर दिया गया, वो इन कातलों से अपने आप को बचाने के लिए छुपता फिरा, भागता रहा। जिसने भी इसे पनाह दी उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आज वही ये नौजवान है, इसकी कोई मंजिल नहीं, इसके सामने कोई रास्ता नहीं। इसने अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों को भूलना भी चाहा, इन्हें भूलने दिया गया। जिंदगी के हर मोड़ पर इसे एक नया जख्म लगा दिया जाता, फिर वो अपने माजी को कैसे भूलता। उसके सीने में इंतकाम का लावा खोलता रहा जो बिलाहिर आतिश फिशा बनकर फट पड़ा। अब इसका एक ही मकसद था, इंतकाम, अपने माँ बाप का, अपने उन हमदर्दों का और उन प्यारों का इंतकाम जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसकी खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी। मैं इस वक्त बकौल रूपमती के इंदर सभा में बैठा था, मगर ये बातें न जाने मुझे कैसे याद आ गई थी। मेरे दिमाग में लावा सा पक रहा था। कहाँ हो खो गए हो साधु महाराज? जानकी की आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। उसने मुझे पुकारने पर ही इक्तफा नहीं किया था, बल्कि मेरा पैर भी पकड़कर जोर से हिला दिया था। मेरे ख्यालात मुंतशिर हो गए और मैं जैसे होश में आ गया। हमारी कालीन पर चाय के कप रखे हुए थे, मुंदरी भी करीब ही बैठ गई थी और वो चारों मुझे इस तरह से गहरी नजरों से देख रही थी जैसे मेरा चेहरा ही बदल गया हो। और फिर गैर इरादी तौर पर मेरा हाथ अपने चेहरे पर पहुंच गया। क्या हुआ? तुम एकदम से इतना परेशान क्यों हो गए हो? जानकी उठकर मेरे करीब आ गई। जाहिर है मेरा सबसे ज्यादा दर्द वही महसूस कर सकती थी। ओ कुछ नहीं, मैं संभल कर बैठ गया। ऐसे ही कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। मैंने झींक मिटाने के लिए कहा और अपने सामने रखा हुआ चाय का कप उठा लिया। जानकी चंद लम्हे गहरी नजरों से मेरी तरफ देखती रही, फिर उठकर दोबारा उसी जगह पर चली गई। रूपमती वगैरह की मौजूदगी में वो कुछ कहना नहीं चाहती थी। चंद लम्हे फजा कुछ उदास सी रही, ये शायद मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन रूपमती के एक चुटकुले ने ये उदासी दूर कर दी और फिर बातों का सिलसिला चल निकला। तो मैं भूल गया कि कुछ देर पहले मुझ पर किस कदर कनूतियत तारी थी। अगले रोज मैं सुबह देर तक सोया रहा और जब बेदार हुआ तो मेरे आसपास कोई नहीं था। हालांकि जानकी और रूपमती वगैरह भी रात के आखिरी पहर में ही सोई थी
और कालीन पर ही आड़ी तिरछी होकर सो गई थी। मैं उठकर अपने बेडरूम में आ गया और दरवाजे में कदम रखते ही ठटक कर रुक गया। बमला मेरे बेड पर आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी। उसका लिबास सिमटा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर बेपनाह मासूमियत थी। वो पहले से कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। उसे देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे कदम बेख्तियार उसकी जानिब उठ गए। उस वक्त शायद मैं अपने आप में नहीं था, मेरे हवास मेरे बस में नहीं थे। मैं बेड के करीब खड़ा चंद लम्हे बमला के चेहरे को देखता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर झुकने लगा। शायद वो मेरे बेरब सांसों का लम्स था कि बमला ने आंखें खोल दी। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर कुछ टटोल रही थी। आंखों में खुमार भरा हुआ था। उसके होंठों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट आ गई और उसने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। इससे पहले कि मैं पटरी से उतर जाता, खनकते हुए नकरई कहकों की आवाज मुझे होश में ले आई। जानकी और रूपमती के कहकों की ये आवाज हाल की तरफ से आई थी। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे। पूरे जिस्म में सनसनी की लहरें से दौड़ने लगी। मैं एक झटके से सीधा हो गया और तेज तेज कदम उठाता हुआ बाथरूम में घुस गया। मेरा दिमाग बुरी तरह से सुलग रहा था। सीने में भी जैसे अंगारे से भर गए थे। मैंने कपड़े जैसे अपने जिस्म से नोच कर फेंक दिए और शावर खोल दिया। फिर उसी वक्त कमरे से रूपमती के हंसने की आवाज सुनाई दी। रूपमती और जानकनी कमरे में आ गई थी। मैं देर तक शावर से बरसती हुई ठंडे पानी की फुहार के नीचे खड़ा सोचता रहा कि मुझसे ये हमाकत क्यों सरजद होने जा रही थी। मैं बमला को देखकर इतना बेकाबू क्यों हो गया था। मुझे अपने आप पर एहतियार क्यों नहीं रहा था। बमला ने मुझे अपने ऊपर झुकते हुए देख लिया था। वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। उसके साथ ही रूपमती की आवाज सुनाई दी। श्रीमान जी, अब जल्दी से बाहर आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। नाश्ता ठंडा हो रहा है। मैं कुछ देर और शावर के नीचे खड़ा रहा, तौलिए से रगड़कर अपना बदन खुश किया और कपड़े पहनकर बाहर आ गया। उस वक्त कमरे में कोई नहीं था। मैंने इत्मीनान का सांस लिया, चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा, फिर बाहर आ गया। वो तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मुंदरी ने मुझे किचन से खड़े देखा और उसके 2-3 बार मेज पर नाश्ता लगा दिया। बमला मेरे सामने बैठी हुई थी। उसके होंठों पर बड़ी ही शौक मुस्कुराहट थी। मैं उसकी तरफ देखने से गुरेज करता रहा। इस वक्त 11 बज रहे थे। नाश्ते से फारिग होकर वो तीनों तो वहीं बैठी बातें करती रहीं और मैं उठकर लॉन में आ गया। आसमान पर बादल थे और मौसम बड़ा ही खुशगवार हो रहा था। मैं डॉक्टर श्याम सुंदर के कत्ल के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर कर रहा था। रामू 2 मरतबा मुझसे पिट चुका था। वो अपने आप को बड़ा बदमाश समझता था। उसके नाम की बड़ी दहशत थी। आज तक शायद किसी ने उसके सामने नजरें उठाने की जुर्रत भी नहीं की थी। वो लोगों को अपने कदमों पर झुका देखने का आदी था, लेकिन मैं शायद पहला शख्स था जिसने उसे अपने कदमों पर झुकाकर जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया था और वो बुरी तरह झंझला गया। रामू शायद ये समझता था कि मुझे ठाकर की पुष्पनाही हासिल थी। वो दोबारा ठाकर से टकराने की हिम्मत तो नहीं कर सका था, ताहम झंझलाहट में उसने मासूम और बेगुनाह डॉक्टर श्याम सुंदर को मौत के घाट उतार दिया। वो तो पार्वती को भी मार डालना चाहता था, मगर वो खुशकिस्मती से बच गई थी। रामू ने शायद ये सोचा होगा कि श्याम सुंदर के कत्ल के बाद ठाकुर मेरी पुष्ट से हाथ हटा लेगा, मगर उसका अंदाजा गलत निकला। ठाकुर कोई मामूली आदमी नहीं था कि इस मामले को नजरअंदाज कर दिया जाता। उसकी पुष्ट पर भी राजस्थान के कई राजे महाराजे और कई अहम शख्सियात थी। उन्हीं के दबाव से इंतजामिया की पूरी मशीनरी हरकत में आ गई थी और शहर भर की पुलिस उसकी तलाश में छापे मारना शुरू कर दिए थे। उसके कई गुर्कों को पकड़कर सुलाहों के पीछे बंद कर दिया गया था। दूसरी तरफ ठाकर भी जख्मी शेर की तरह बफरा हुआ था। मेरी तरह उसके सीने में भी, उसके बदन में भी बदले का लावा खोल रहा था। सुना यही था कि रामू पहले सरेआम कत्ल जैसी संगीन वारदातें करने के बाद भी आजादी से दंदनाता फिरता था, लेकिन शायद ये पहला मौका था कि वो इस तरह भागा फिर रहा था और उसे छुपने की जगह नहीं मिल रही थी।
मैं इस सूरत हाल पर गौर करता रहा और फिर मेरी जहनी रो बहक गई। अब मैं बंगला के बारे में सोच रहा था। मेरी जिंदगी में कई हसीन लड़कियां आई थी, मगर मैंने किसी के लिए दिल में कसक महसूस नहीं की थी। किसी के लिए इतना मुस्तरिब और बेचैन नहीं हुआ था। जानकी और रूपमती भी लाखों में से एक थी। लोग इन्हें देखकर गहरे सांसें भरते थे। वो दोनों मुझे अजीज थीं। उन दोनों के लिए मेरे सीने में तड़प थी, मगर वो बात नहीं थी कि मैं इन्हें देखकर सड़क छाप आशिकों की तरह गहरे सांस भरता रहता। लेकिन न जाने क्या बात थी कि आज सुबह बंगला को देखने के बाद मैं बेकल सा हो गया था और अपने आप में अजीब सा इज़्तिराब महसूस करने लगा था। बंगला में ऐसी क्या बात थी जो वो मेरे हवास पर छाई चली जा रही थी? मैं ये सब कुछ सोच रहा था कि इन तीनों को बरामदे वाले दरवाजे से बरामद होते देखकर मेरे ख्यालात मुंतशिर हो गए। वो तीनों मेरे पास आकर घास पर बैठ गईं। मैं भी कुर्सी छोड़कर नीचे आ गया। मेरा वो दिन बड़ी बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत में गुजरा। मैं बंगला का सामना करने से गुरेज कर रहा था, मगर वो मुख्तलिफ हीलों बहानों से बार बार मेरे सामने आ रही थी। उसकी आंखों की चमक और होंठों पर खेलने वाली दिलफरेब मुस्कुराहट से मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो जाती। रूपमती ने ये बात महसूस कर ली थी। हो सकता है जानकी ने भी नोट किया हो, लेकिन उसने अपनी बातों या चेहरे के तासुरात से इसका इजहार नहीं होने दिया। अलबत्ता रूपमती अपने आप को काबू में नहीं रख सकी। एक मौके पर मुझे अकेला पाकर वो शौक नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है? ये हसीन तितली सुबह से तुम्हारे गिर्द मंडला रही है। कौन? मैं गड़बड़ा सा गया। कौन सी तितली? अब ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। रूपमती ने मेरी बात काट दी। मैं बमला की बात कर रही हूँ, और मैंने ये भी देखा है कि वो जब भी तुम्हारे करीब आती है तुम्हारे चेहरे का रंग बदल जाता है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। रूपमती बड़ी घाघ थी। उसे सब कुछ ताड़ लिया था। मैंने बात को टालने की कोशिश की, मगर वो आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। बातों ही बातों में मुझसे कुछ उगलवाने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं भी संभल गया था और फिर जानकी के आ जाने से मौजू बदल गया। ठाकुर सुबह 8 बजे ही चला गया था और मेरे लिए पैगाम छोड़ गया था कि मैं रात 10 बजे होटल पहुंच जाऊं। ठाकुर सुबह 8 बजे ही चला गया था और मेरे लिए पैगाम छोड़ गया था कि मैं रात 10 बजे होटल पहुंच जाऊं। रात 9 बजे के करीब हमने खाना खाया। शुक्र है रूपमती की पिजारों पर मैं मेन रोड तक छोड़ गया, जहां से मुझे एक ऑटो रिक्शा मिल गया और मैं 9:45 बजे के करीब रेस्टोरेंट पहुंच गया। ठाकुर काउंटर के पीछे मैनेजर के पास बैठा हुआ था। मैंने रेस्टोरेंट में दाखिल होकर इधर उधर निगाह दौड़ाई और दरवाजे के करीब ही एक मेज पर बैठ गया। ठाकुर भी उठकर मेरे पास आ गया। ठीक 10 बजे भगत रेस्टोरेंट के सामने दिखाई दिया। वो शायद अंदर दाखिल होते झिझक रहा था। ठाकुर ने वेटर को इशारे से करीब बुला लिया। उस आदमी ने कहा, अंदर चले जाओ, और उसे खाने चाय वगैरह का पूछा और उसे ये भी कहा कि हमारी तरफ ना आए, अलबत्ता जब हम यहाँ से उठकर बाहर निकले तो हमारे पीछे चला आए। वेटर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। भगत के करीब रुककर उसने 1-2 मिनट उससे बात की और उसे अपने साथ अंदर ले आया। भगत हमारी मेज के करीब से गुजरा था। उसने हमारी तरफ देखा भी था। वो ज़हीन आदमी था। हमसे शनासाई का इजहार किए बगैर वेटर के साथ आगे निकल गया। उस वक्त होटल में रश था। रेस्टोरेंट में हाई जेंट्री के लोग आते थे। भगत जैसे लोगों को तो दरवाजे के करीब भी फटकने नहीं दिया जाता था। ग्राहकों में इस वक्त मर्दों के साथ औरतें भी माकूल तादाद में मौजूद थीं। बाज लोगों ने तो बड़ी नागवारी सी नजरों से भगत की तरफ देखा था। वेटर उसे खाली मेज पर बैठाकर किचन की तरफ चला गया। भगत ने सिर्फ चाय पर ही इक्तफा किया था। चाय पीने के बाद उसने वेटर को बुलाकर बिल देना चाहा तो वेटर ने मुस्कुराकर कुछ कहा। भगत ने नोट जेब में रख लिया और इधर उधर देखने लगा। ठाकुर ने मुझे इशारा किया और हम उठकर बाहर आ गए। ठाकुर की जीप पार्किंग वाले हिस्से में बाएं तरफ सबसे आखिर में खड़ी थी। जीप में बैठते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। भगत रेस्टोरेंट से निकल रहा था। ठाकुर ने इंजन स्टार्ट कर दिया और उसी वक्त भगत उछक कर पिछली सीट पर बैठ गया। कहाँ जाना है? रामगंज बाजार। ठाकुर ने जीप को सड़क पर लाने के बाद भगत की तरफ देखे बगैर पूछा। नहीं सरकार।
भगत ने जवाब दिया, जीप को रामगढ़ झील की तरफ ले जाने वाली सड़क पर ले लो। शहर से निकलते ही पानी की सप्लाई का जो पंपिंग स्टेशन है ना, करण वहीं छुपा बैठा है। ठाकर ने जीप का रुख गेट से उस सड़क पर मोड़ दिया जो जोरावर गेट की तरफ चली गई थी। ये वही सुनसान सड़क थी जहां उस रात रामू और उसके साथियों ने मुझे और सोनिया को रोककर अगवा करने की कोशिश की थी। जोरावर गेट के करीब से होते हुए हम रामगढ़ झील की तरफ जाने वाली सड़क पर निकल आए। रात के 11 बजने वाले थे। उस सड़क पर भी सन्नाटा था। ठाकर ने जीप की हेडलैम्प्स बुझा दिए और तकरीबन 2 मील का फैसला तय करने के बाद जीप को सड़क से हटाकर रोक लिया और इंजन बंद कर दिया। मैं दाएं तरफ देखने लगा जहां तकरीबन मैं 100 गज के फासले पर एक बल्ब की रोशनी दिखाई दे रही थी। वो शहर को पानी की सप्लाई का पंपिंग स्टेशन था। रामगढ़ झील के करीब तालाबों से आने वाला पानी उस पंपिंग स्टेशन से आगे पहुंचाया जाता था। पंपिंग स्टेशन की इमारत के साथ अटेंडेंट का क्वार्टर था जहां सिर्फ एक आदमी 24 घंटे ड्यूटी देता था। भगत ने बताया कि लक्ष्मण नामी एक शख्स गुज़श्ता 2 साल से यहाँ तैनात है। उसकी बीवी और 2 बच्चे भी यहाँ उसके साथ ही रहते हैं और करण भी यहीं छुपा हुआ है। पंपिंग स्टेशन तक जाने के लिए कोई पुख्ता सड़क नहीं थी। एक पथरीला कुशादा रास्ता था जिस पर कभी कभार वाटर वर्क्स के अफसरों की गाड़ियों की आमदोरफ्त रहती थी। हम इस रास्ते से हटकर चल रहे थे। पंपिंग स्टेशन तक पहुंचने से हमें ज्यादा देर नहीं लगी थी। करीब पहुंचकर ठाकर ने पिस्तौल निकाल लिया। मेरी पंडी के साथ हंजर बंधा हुआ था, मगर मैंने उसे निकालने की जरूरत नहीं समझी। वो क्वार्टर 2 कमरों पर मुश्तमिल था। उसके सामने झाड़ियों की बाड़ लगाकर आंगन सा बना लिया गया था। एक कमरे में अंधेरा था, अलबत्ता दूसरे कमरे में रोशनी नजर आ रही थी। भगत उस झाड़ियों की बाढ़ में उलझकर गिरा। कांटे चुभने से उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसके साथ ही कमरे की बत्ती बुझ गई और एक भारी आवाज सुनाई दी, कौन है उधर, कौन है? मैं भक्ता धोबी हूँ करण, तुमसे मिलने आया हूँ, जरूरी काम है, भगत ने चीख कर कहा। जवाब में फायर की आवाज से पूरी फिजा गूंज उठी। मैं भगत के करीब ही खड़ा था। गोली जन्नाटे की आवाज के साथ मेरे और भगत के सरों के दरमियान से गुजर गई। मैंने बड़ी फुर्ती से एक तरफ छलांग लगा दी। ठाकर ने भी गोली चला दी। वो करण ही था जिसने हम पर फायर किया था और एक तरफ भाग खड़ा हुआ। मैंने और ठाकर ने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी। करण टीलों में अंधाधुंध दौड़ रहा था। उसने मुड़कर 1-2 फायर भी किए थे। मैं और ठाकर मुख्तलिफ समतों से इसका पीछा कर रहे थे। मुझे अंदेशा था कि अगर करण रात की तारीकी में टीलों में गायब हो गया तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन मैंने इसे ज्यादा दूर जाने का मौका नहीं दिया। मैंने दूर ही से इस पर छलांग लगा दी। उसने मुड़कर फायर किया, लेकिन टीले की ढलान पर उसका पैर रपट गया था। गोली मेरे सर के बहुत ऊपर से गुजर गई थी और मैं हवा में उड़ता हुआ उसके ऊपर गिरा और उसे दूसरा फायर करने का मौका नहीं दिया। करण का पिस्तौल वाला हाथ मेरी गिरफ्त में था। हम दोनों ढलान पर लुढ़कते हुए टीले के दामन में पहुंच गए। मैंने झटके से उसके हाथ से पिस्तौल छुड़ाया और उसकी धनाई शुरू कर दी। इस दौरान में ठाकर भी वहां पर पहुंच गया था। हम करण को मारते और घसीटते हुए पंपिंग स्टेशन वाले क्वार्टर में ले आए। भगत ने पंपिंग स्टेशन के अटेंडेंट लक्ष्मण और उसकी बीवी बच्चों को हिरासत में ले रखा था। वो सब बहुत खौफजदा थे और फिर लक्ष्मण ने ये इंकशाफ किया कि करण उसका दूर का रिश्तेदार है, मगर इसकी बदमाशी की वजह से अरसा पहले वो इससे मिलना जुलना छोड़ चुका था। लक्ष्मण के कहने के मुताबिक करण 3 दिन पहले वहां आया था और उसने लक्ष्मण को धमकी दी थी कि अगर उसके बारे में किसी को बताया गया तो वो उसकी बीवी बच्चों को कत्ल कर देगा। उसने कहा था कि वो चंद रोज यहाँ रहेगा और हालात पुरसकून होते ही चला जाएगा। लक्ष्मण बेकसूर था। उसने महज खौफ की वजह से करण को पनाह दे रखी थी। मैंने लक्ष्मण और उसके बीवी बच्चों को दूसरे कमरे में भेज दिया और करण की तरफ मुतवज्जा हो गया। ठाकुर की चंद ठोकरे खाने के बाद वो फर्श पर पड़ा करा रहा था। हम तुमसे रामू का पता जानना चाहते हैं, मैंने उसके चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। अगर तुम बता दो कि वो कहाँ छुपा है तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, और अगर इनकार करोगे तो तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा।
तुम मुझसे कुछ भी मालूम नहीं कर सकोगे, करण ने जवाब दिया। मैं चंद लम्हे गहरी नजरों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर भगत को इशारा किया। भगत पहले पर तोल रहा था। उसने करण पर ठोकरों की बारिश कर दी। करण की चीखें कमरे में गूंज रही थी, मगर उसने जबान नहीं खोली। भगत ने उसे पकड़कर सर से ऊपर उठा लिया और पूरी कुव्वत से सामने वाली दीवार की तरफ उछाल दिया। करण का सर दीवार से टकराया। उसके मुंह से खौफनाक चीख निकली। वो भद से नीचे गिरा और सर को दोनों हाथों में थाम कर तड़पने लगा। उसका सर फट गया था और खून बह निकला था। बता दो गुरु कहाँ है, नहीं तो हड्डियां तोड़ दूंगा, भगत उसे जोरदार ठोकर मारते हुए घर आया। नहीं बताऊंगा, करण ने कराहते हुए जवाब दिया। भगत ने उसे 2-3 ठोकरें और लगा दी। हट जाओ भगत, मैंने पतलून के पांचे से हंजर निकाल लिया। ये ऐसे कुछ नहीं बताएगा। मेरे हाथ में हंजर देखकर करण की आंखों में वहशत से भर गई। मैंने हंजर की नोक उसके कुर्ते के गिरबान पर रखकर झटका दिया। कुर्ता नीचे तक फट गया और उसका सीना बरहना हो गया। मैंने हंजर की नोक उसके सीने पर रखकर हल्का सा चरका लगाया। करण चीख उठा। खाल में तकरीबन 3 इंच लंबा कट लग गया था, जिससे खून रिसने लगा। क्या विचार है? मैंने उसके चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा। मैं तुम्हारे सीने पर सुर्ख रंग की इतनी लकीरें खींच दूंगा कि शहर का नक्शा बन जाएगा। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। करण ने इस मर्तबा फौरन ही हथियार डाल दिए। वो इंसान नहीं, राक्षस है, होनहार दरिंदा। अगर उससे पता चल गया कि मैंने तुम्हें उसका पता बताया था, तो वो मुझे कुत्ते की मौत मार देगा। मैं वादा करता हूँ कि वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बताओ, वो दरिंदा कहाँ छुपा है? मैंने कहा। वो करण कहते कहते रुक गया, जैसे उसे डर हो कि ज्यादा जुबान खोलते ही रामू उसके सीने में हंजर घोंप देगा। वो काली के पुराने मंदिर में छुपा हुआ है। उसके साथ 2 आदमी और हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को शिक्षा दूंगा कि वहां जाने की गलती मत करना। वो वाकई खूनी भेड़िया है, मार डालेगा तुम लोगों को। काली का मंदिर कहाँ है? मैंने उसके मशवरे को नजरअंदाज करते हुए कहा। सिवाय मौदोपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर। शहर से तकरीबन 5 कोस आगे एक बस्ती की खंडर है। वो मंदिर इन्हीं खंडरों में है, करण ने बताया। क्या उसका गिरोह घंटाल भी उसी मंदिर में है? मेरा मतलब है कुंवर बलवंत सिंह, जिसके लिए वो आजकल काम कर रहा है। मैंने पूछा। नहीं, बलवंत वहां नहीं है, करण ने जवाब दिया। ये सब कुछ उसी का किया धरा है। उसी ने तुम्हें उठाने के लिए रामू को पैसा दिया था। ओह, तो तुम मुझे जानते हो? मैंने पूछा। उस रात उस लौंडिया के साथ तुम्हें उठाने की कोशिश की गई थी, तो रामू के साथ मैं भी था, करण ने जवाब दिया। मैंने तुम्हारे हाथ देख लिए थे और रामू को कहा था कि बलवंत सिंह का बयाना वापस कर दे, लेकिन वो तो कुछ और फैल गया। जिंदगी में पहली बार उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। दूसरी मर्तबा भी उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसका ख्याल था कि इस मर्तबा तुम ठाकर की वजह से बच गए हो। उसने ठाकर की तरफ देखा और उसने तैश में आकर ठाकर के भाई की हत्या कर दी। उसका ख्याल था कि इस तरह ठाकर तुम्हारी पुष्पनाही से बाज आ जाएगा, मगर यही इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब वो अपने आप को बचाने के लिए छुपता फिर रहा है। बलवंत सिंह भी गायब हो चुका है। ठीक है करण, मैंने कहा। हो तो तुम भी भेड़ियों के गिरोह में से एक। तुम्हारे हाथों भी कोई न कोई बेगुनाह मारा ही गया होगा। जी तो चाहता है कि खंजर तुम्हारे सीने के आर पार कर दूं, लेकिन मैं तुम्हें दिए हुए अपने वचन का पालन करूंगा। इस वक्त मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। आज रात तुम यहीं रहोगे। सुबह सवेरे लक्ष्मण तुम्हें लात मारकर यहाँ से निकाल देगा। अगर इसके बाद तुम नजर आए तो जिंदा नहीं बच सकोगे। मैं ठाकुर को इशारा करके कमरे से बाहर आ गया। भगत वहीं रह गया था। मैंने लक्ष्मण को बुलाकर 50 का नोट उसके हाथ में थमा दिया। इसको बांध कर रखना और सुबह होते ही यहाँ से भगा देना। मैंने कहा, ये अब तुम लोगों को ना तो कोई धमकियां देगा और ना ही कोई नुकसान पहुंचाएगा। इसने ऐसा किया तो हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
लक्ष्मण ने उसी वक्त भगत की मदद से करण को बांधकर उस कमरे में डाल दिया। हम वहां से रुखसत होकर सड़क की तरफ आ गए जहां जीप खड़ी थी। अब क्या विचार है ठाकुर जी? भगत ने पिछली सीट पर बैठते हुए पूछा। हम इसी वक्त काली के मंदिर जा रहे हैं, उसी पुराने मंदिर। ठाकुर ने इंजन स्टार्ट करते हुए कहा। तुम अगर चाहो तो हम तुम्हें शहर में किसी जगह छोड़ देंगे। कैसी बातें करते हो ठाकुर जी? भगत जल्दी से बोला। मैं तो अब आपका सेवक हूँ, अपना जीवन भेंट कर दूंगा, पर पीछे नहीं हटूंगा। सोच लो भगत। ठाकुर ने ये कहते हुए जीप आगे बढ़ा दी। सोचा तो वहां जाता है ठाकुर जी, जहां नुकसान का डर हो। भगत ने जवाब दिया। अब जैसे आपकी सेवा करके तो जिंदगी सफल हो जाएगी, तो ठीक है। ठाकुर जीप को घुमाकर सड़क पर ले आया। आज से तुम हमारे हो गए। पिछली जिंदगी से तुम्हारा नाता खत्म हो गया। भूल जा सब कुछ। भूल गया ठाकुर जी? भगत खुश होकर बोला। मैंने कल भी भगत की बातें सुनी थी और आज भी इसे देख लिया था। शहर भर के गुंडे रामू के नाम से थर थर कांपते थे, लेकिन भगत उसके खिलाफ जिस तरह खुलकर हमारा साथ दे रहा था, वो काबिले तारीफ था और इस पर हर लिहाज से भरोसा किया जा सकता था। इसके साथ ही ये पाठ अपने इख्तिताम को पहुंचा।